In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear students, this is HR, your biology teacher. आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है कोरिलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपने डिफरेंट आप खाना खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, तो आपकी बॉडी में ये जाके बेसिकली आपको किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से आपकी बॉडी में इनसे एटीपी बनता है। तो हम उसको आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आपको पता है कि हमारी एक छोटी सी आदत है कि हम हमेशा चीज़ों को बेसिक से पकड़ते हैं और फिर एक्सट्रीम की तरफ चलते हैं। तो आज आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए, आपको पायरुवेट का पता होना चाहिए, ठीक है। कि पायरुवेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको पता है कि पायरुवेट का फॉर्मूला क्या है, C3H4O3, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम पायरुवेट का फॉर्मूला लिखते हैं C3H4O3, ठीक है। तो दो कार्बन बनाने हैं, साथ में उनके ऑक्सीजन लगा देने हैं, दो एक तरफ OH लगा दिया और एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये आपके पास क्या है, पायरुविक एसिड है, पायरुवेट है, ठीक है। इसी तरह से हम एसीटेट बना लेते हैं। दिस इज बेसिकली, ये आपके पास जो ग्रुप है ये एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप है और अगर इसके साथ OH लगा दें तो इसी को एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन इसका ना हो, ये बेसिकली एसीटेट ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपको इनके अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। देन एसीटो एसीटेट, सिंपल सी बात है, एसीटो एसीटेट यानी कि दो एसीटेट ग्रुप हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे क्या करते हैं, आप एक एसिटाइल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और आप क्या करते हैं उसके साथ एक और एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ एसीटेट ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एसीटो एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। एसीटो एसिटिक एसिड है। अगर हम इसको सिंपल इस तरह से देखें तो ये एसीटो एसिटेट ग्रुप बन गया, ठीक है हमारे पास। तो ये आपके पास एक और आपको नॉलेज पता चल गया, आपके इल्म में बात आ गई। देन आपको पता होगा ऑक्सलेट क्या होता है, सिंपलेस्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सिंपलेस्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दिस इज बेसिकली ऑक्सैलेट, इसको ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसी की आगे मजीद इलोंगेशन से आपके पास मेलोनेट बनता है, ठीक है, मेलोनेट। देन सक्सीनेट बनता है, ठीक है। और मजीद आपके पास चेन चलती जाती है। ये कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में। फिर एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है बेसिकली, कि आपको प्राइमरीली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको इंटर रिलेटेड मोनोसेकेराइड्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जैसे कि गैलेक्टोज है, जैसे कि फ्रुक्टोज है। इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएंगी, ये आगे भी जाके काम आएंगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो कि हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एन अमाइनो एसिड एंड द कीटो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक कीटो एसिड और एक अमाइनो एसिड के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम ना अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे COOH ग्रुप, COOH ग्रुप के साथ मैंने एक कार्बन लगा दिया। अब आपको पता है कि आप कार्बोक्सिलेट ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं जब आपने कोई भी किसी भी कंपाउंड की नंबरिंग करनी होती है, नेमिंग करनी होती है बेसिकली। तो आप इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है ना। और इसके बाद अगर सपोज मैं एक और कार्बन लगाता हूँ इस तरह से, तो ये हो जाएगा बीटा कार्बन, ठीक है ना। तो ये आपकी नंबरिंग होती है, ये केमिस्ट्री का रूल है। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ठीक है। अल्फा कार्बन के साथ एक तो हाइड्रोजन लगा होगा, एक अल्फा कार्बन के साथ उसकी कोई अल्काइल चेन होगी या कोई और चेन होगी, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि वेरिएबल ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप है, या फिर इसको कहते हैं कि ये साइड चेन है, ठीक है ना। और हमारे पास अमाइनो ग्रुप होगा, और हमारे पास अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है ना। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे इस सब को बताना चाहूँ तो मैं किस तरह से इसको बता सकता हूँ कि ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब हमारे पास अगर हम कीटो ग्रुप बनाते हैं तो ये COOH है, उसी तरह से ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ठीक है। और ये हम क्या कर देते हैं, हम साथ में कोई अल्काइल चेन शो कर देते हैं, ठीक है। अब याद रखें कि अगर मैं सिंपल यहाँ पे एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा देता हूँ, एक तरफ हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये बन जाएगी अमाइनो एसिड। लेकिन मैंने ये काम नहीं करना, ठीक है, मैंने इसको बनाना है एक कीटो एसिड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दूंगा। अब देखें ये जो ग्रुप है ये कीटो ग्रुप है, इसको ऑक्सो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो ग्रुप है ये आपके पास
एसिडिक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपके पास क्या है, एक ऑक्सो एसिड है, यानी कि एक कीटो एसिड है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक रिएक्शन मैं शो करता हूँ, ठीक है, एक रिएक्शन शो करता हूँ आपको यही डिफरेंस बताने के लिए कि क्या अगर हम सिर्फ और सिर्फ अल्फा कार्बन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें तो हम क्या अमाइनो एसिड को कीटो एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास ना एक सिंपल अमाइनो एसिड बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये है COOH अल्फा कार्बन, उसके साथ ये हाइड्रोजन, उसके साथ उसका अमाइनो ग्रुप, चलिए इस तरह बना लेते हैं, और ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं ये कौन सी अमाइनो एसिड है। डेफिनेटली ये एलानीन है, ठीक है, ये है एलानीन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस एलानीन की डी अमाइनेशन करता हूँ, ठीक है, डी अमाइनेशन करता हूँ, यानी कि मैं इसमें से अमाइनो ग्रुप निकाल देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देता हूँ, ऑक्सीजन का एक एटम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, हमारे पास ये अमाइनो ग्रुप मैंने निकाल दिया, ये इसका हाइड्रोजन भी मैंने निकाल दिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, तो क्या ये कीटो एसिड नहीं बन गया। ठीक है, अब गौर करें ये किस चीज का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, गौर करें ये कहाँ पे आपने चीज पढ़ी है, ये पायरुवेट है। तो पायरुवेट भी क्या हुआ, पायरुवेट भी आपके पास क्या हुआ, एक कीटो एसिड ही होता है, ठीक है, जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को नाम दें ना, सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको मजीद इस चीज को, ताकि कोई कॉन्सेप्ट आपका रह ना जाए, आपको मैं मजीद इलेबोरेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, अल्फा कार्बन, इसके साथ मैंने लगा दिया COOH ग्रुप, इसके साथ मैंने लगा दिया सपोज मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये मेरे पास है एच, और ये मेरे पास है अमाइनो ग्रुप, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये है एलानीन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने रखा एक तरफ COOH, हमने एक तरफ अल्फा कार्बन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर दिया, हमने यहाँ पे CH2 CH2 COOH ग्रुप, ये ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये जो आपके पास एक चेन बनी है, ठीक है, और ये जो आपके पास एक मॉलिक्यूल बना है, इसको कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये है आपके पास क्या, ये है आपके पास एलानीन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये अमाइनो ग्रुप इसको शिफ्ट कर देता हूँ इस तरफ इस कार्बन पे, और ये ऑक्सीजन इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ इस वाले कार्बन पे, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने इनको आपस में इनकी बस शिफ्टिंग कर देनी है, ठीक है। तो मेरे पास जो सबसे पहला मॉलिक्यूल बनेगा ना, वो बनेगा CCH3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन शिफ्ट हो गया, ये हमारे पास COOH ग्रुप आ गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन भी हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन को भी हमने रिमूव कर देना होता है, ये चीज़ याद रखें आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ बचती है, हमारे पास जो चीज़ बचती है वो ये बचती है कि हमने ये जो अमाइनो ग्रुप यहाँ से रिमूव किया है, इसको हमने शिफ्ट करना था अल्फा कीटो ग्लूटारेट की तरफ, ठीक है। तो दूसरा मॉलिक्यूल जो हमारे पास बनेगा ना, वो ये बनेगा कि आप उसी तरह से COOH ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। आपने क्या किए, दो मिथाइलिन ग्रुप बनाए, ठीक है, और उसके साथ आपने COOH ग्रुप लगा दिया, और आपने क्या किया, आपने ये अमाइनो ग्रुप यहाँ पे आपने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये जो रिएक्शन हुआ है इसको कहते हैं इसको कहते हैं ट्रांस एमाइनेशन। ट्रांस एमाइनेशन कैसा रिएक्शन होता है कि आपके पास क्या किया जाता है, एक अमाइनो एसिड, एलानीन एक अमाइनो एसिड है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट एक कीटो एसिड है, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आप ट्रांसफर करते हैं एक कीटो एसिड को, ठीक है ना। और उसी कीटो एसिड की जो ऑक्सीजन है ना, उसको हम अमाइनो ग्रुप की जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसको ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मॉलिक्यूल आपने कहीं पे देखा हुआ है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, ये पायरुवेट ही है, ये पायरुवेट ही है, ठीक है। तो दिस इज पायरुवेट। तो आपके पास क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो एलानीन थी, एलानीन क्या थी, एक अमाइनो एसिड थी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया पायरुवेट के अंदर,
और अल्फा कीटोग्लूटारेट को हम देखते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास ये ऑक्सीजन था, इसकी जगह हम अमाइनो ग्रुप ले आए हैं, ठीक है, ये देखें अमाइनो ग्रुप ले आए हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर देखा जाए, तो अगर आपने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को पढ़ा हो तो ये ग्लूटामिक एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, उसको कहते हैं ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अब ये सारी बातें बताने का आपको मकसद क्या है, ताकि आपकी एक बेस क्रिएट हो सके इस कोरिलेशन को समझने के लिए, ठीक है ना। आप जब भी एक अमाइनो एसिड से उसका अमाइनो ग्रुप लेते हैं और उसके अल्फा कार्बन पे ऑक्सीजन शिफ्ट कर देते हैं, तो वो अमाइनो एसिड कीटो एसिड बन जाता है। और यही कीटो एसिड जब आप इसका अल्फा कार्बन का ऑक्सीजन उतार के उस पे अमाइनो ग्रुप ले आते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, कोई अमाइनो एसिड बन जाती है, ठीक है ना। तो एक जो कीटो एसिड है वो एक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, और कोई अमाइनो एसिड है वो एक कीटो एसिड में कन्वर्ट हो सकती है। अब मैं इसकी ये जो भी मैंने आपको बात की है समझाने के लिए, ऑल्दो ये आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं फील होता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत ही चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं, एक नया टॉपिक यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है, इसको मजीद हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, देखें, हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, फिर हमने अमाइनो एसिड और कीटो एसिड के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस किया, फिर हम अब क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ग्लिसरॉल, ग्लिसरैल्डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप जब ये सारे डिफरेंसेस इनको एक दफ़ा समझ लेंगे तो आपको चीज़ें याद होना आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें होता क्या है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, 3 कार्बन आपने बनाने हैं, ठीक है, और आपने इसके साथ OH लगा देने हैं, ठीक है, OH लगा देने हैं, और आपने इसके हाइड्रोजन्स को पूरा कर देना है, ठीक है। ये आपके पास है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है, ठीक है, एक ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है। एल्कोहल क्यों है, क्योंकि इसके पास OH ग्रुप्स हैं, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए ग्लिसरैल्डिहाइड का। आपको पता है ये ग्रुप जो है, ये कौन सा ग्रुप है, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके साथ मैंने ये कार्बन लगाया, फिर से एक कार्बन लगाया, तो 3 कार्बन पूरे हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ इसका हाइड्रोजन लगा देता हूँ, इसका भी हाइड्रोजन लगा देता हूँ, और साथ में इनके साथ OH लगा देता हूँ, ठीक है। चलें इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपके पास मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ इसके हाइड्रोजन्स को लगा दिया। ये आपके पास क्या बना, प्रोपायोन एल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपायोन एल्डिहाइड, जिसको प्रोपानल भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एक हाइड्रोजन निकालूंगा इनके, और मैं क्या करूंगा, उसकी जगह OH लगा दूंगा, ठीक है, और उसकी जगह मैं OH लगा दूंगा। अब बेसिकली हुआ क्या है, ये बन गया आपके पास ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, और ये आपके पास इसके कार्बन है जिनके ऊपर OH है, तो ये बन गया पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये एक पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कि नहीं है, डेफिनेटली है, क्योंकि इसके पास एक से ज़्यादा OH है, और इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो ये बेसिकली आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है। देन हम बात करते हैं एसीटोन की। एसीटोन को आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरह से, इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, मैं इनके हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं साथ में OH लगा देता हूँ। तो ये आपके पास क्या है, पोली हाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, और इसको हम कहते हैं, ये क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने डिफरेंस बता दिया इन तीनों के दरमियान। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरिलेशन की। मेन टॉपिक अब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मोनोसेकेराइड से मिलके बनते हैं, ठीक है, और मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं इनको हम कार्बन की बेस पे और फंक्शनल ग्रुप की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। फंक्शनल ग्रुप की बेस पे एल्डोजेज होती हैं और कीटोजेज होती हैं, जबकि कार्बन की बेस पे ट्रायोजेज से लेके हेप्टोजेज तक होती हैं हमारे पास। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी अगर मैं बात बताता हूँ आपको, मैं ग्लाइकोजन की एग्जांपल देता हूँ। तो ग्लाइकोजन के ऊपर एमाइलेज एक्ट करेगा और इसका बना देगा बेसिकली क्या, अल्टीमेटली माल्टोज बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, माल्टोज बन जाएगा। माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करेगा तो हमारे पास बन जाएंगे ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं मजीद, तो आपके पास ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स, ये ऐसे लिपिड्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्राइमरीली, ठीक है। जब भी आप हम एनर्जी की बात करेंगे ना, तो हम ट्रैग्स की बात करेंगे, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स की बात करेंगे, जिनको ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। और इनके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इनके अंदर फैटी एसिड कंपोनेंट होता है, ठीक है,
जो आपने 3 फैटी एसिड्स पढ़े होते हैं, ठीक है, और आपने दूसरा कंपोनेंट जो पढ़ा होता है वो पढ़ा होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, ये बात भी खत्म होगी। देन हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स के अंदर अगर हम मजीद बात करते हैं तो प्रोटीन्स के अंदर आपको पता है कि ये अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह से अमाइनो एसिड जुड़ती जाएं, ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं कि अब ये प्रोटीन बन गई है, ठीक है, जब इसका खास एक मॉलिक्यूलर वेट अचीव हो जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली इन अमाइनो एसिड्स के अंदर आपके पास दो तरह के पोर्शन होते हैं, एक कार्बन पोर्शन होता है और एक नाइट्रोजन पोर्शन होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसी एलानीन की, ठीक है, इसी एलानीन की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये नाइट्रोजन। तो आपके पास एक अमाइनो ग्रुप होगा और बाकी जो आपके पास एरिया होगा वो बेसिकली कार्बन स्केलेटन का एरिया होगा, ठीक है। सिवाय कुछ एग्जांपल्स के, जैसे बेसिक अमाइनो एसिड होती हैं उनके पास साइड चेन में भी अमाइनो ग्रुप आ जाते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ग्लाइकोलिसिस की बात करनी है। ग्लाइकोलिसिस में आपके पास ग्लूकोज होता है, देन ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, देन आपके पास पायरुवेट बनता है, देन आपके पास एसिटाइल कोए बनता है, ठीक है। अब आपके पास अगर हम देखते हैं शुगर्स को, ठीक है, शुगर्स को, शुगर्स में आपके पास क्या है, हाई शुगर्स है, जैसे ग्लाइकोजन है, ठीक है, जैसे आपके पास स्टार्च है। इनको जब तोड़ा जाएगा, इनको जब तोड़ा जाएगा तो इन्होंने अल्टीमेटली ग्लूकोज देनी है, और वो ग्लूकोज जो है वो किस लेवल पे आपकी मेटाबॉलिज्म को ज्वाइन करेगी, ग्लूकोज के लेवल पे, यानी पहला रिएक्शन जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस का होता है। फिर आप बात करते हैं नॉन ग्लूकोज शुगर्स की, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्रुक्टोज की बात करता हूँ, ठीक है ना, फ्रुक्टोज की बात करता हूँ। तो फ्रुक्टोज जो है ना वो कहाँ पे ज्वाइन कर लेगी, आपके पास फ्रुक्टोज वाले स्टेप में, जहाँ पे क्या होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ठीक है। आप सिंपली क्या करते हैं, फ्रुक्टोज को एक फॉस्फेट देते हैं, फ्रुक्टोज कन्वर्ट होती है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और वहां से आप उसको ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी शुगर्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास गैलेक्टोज वगैरह है, ठीक है ना। तो इन सब को हम क्या कर सकते हैं, इनको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हम ग्लाइकोलिसिस के अंदर फीड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपके पास शुगर्स ने किस लेवल पे आके, कार्बोहाइड्रेट्स ने किस लेवल पे आके आपकी मेटाबॉलिज्म को ज्वाइन किया, उसका आंसर है ग्लूकोज के लेवल पे आके, ग्लाइकोलिसिस के लेवल पे आके, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम यहाँ पे अब देखते हैं आपके पास फैटी एसिड्स को, ठीक है, तो फैटी एसिड आपके पास सपोज ये एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इसके साथ ये फैटी एसिड 1 लगा हुआ है, ये फैटी एसिड 2 लगा हुआ है और ये फैटी एसिड 3 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये एक ट्राइग्लिसराइड है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। जब इसको तोड़ा जाएगा, ठीक है, तो आपके पास दो चीजें बनेगी। एक तो आपके पास ये 3 कार्बन वाला स्केलेटन बनेगा जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ग्लिसरॉल, और दूसरी आपके पास ये 3 फैटी एसिड्स बन गए, ठीक है। अब याद रखें, फैटी एसिड्स जो होते हैं, फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इन फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है, बीटा ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के जरिए ये फैटी एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं आपके पास कहता हूँ मेरे पास कोई 16 कार्बन वाली फैटी एसिड थी सपोज, या सपोज मैं कहता हूँ कोई 18 कार्बन वाली फैटी एसिड थी, या सपोज मैं कहता हूँ 20 कार्बन वाली फैटी एसिड थी, तो इनको हमने क्या करना होता है, बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए अल्टीमेटली एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करना होता है। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होती है, बीटा ऑक्सीडेशन बेसिकली हम दो कार्बन करके, दो दो कार्बन के जरिए हम पूरी फैटी एसिड को तोड़ते हैं। यानी अगर आपके पास 20 कार्बन वाली फैटी एसिड है ना, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, 18 कार्बन, फिर इसके बाद 16 कार्बन, फिर करते करते आप दो दो कार्बन माइनस करते जाएंगे, और आपके पास ये जो दो दो कार्बन निकलते जा रहे हैं, ये दो कार्बन क्या बन के निकलते जा रहे हैं, एसिटाइल कोए बन के निकलते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप बेसिकली एसिटाइल कोए बना रहे हो, और वो एसिटाइल कोए आपके पास कहाँ पे जाता है, आपके पास क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है, ठीक है।
तो आपको फैट्स के थ्रू हासिल होने वाले जो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, उन फैटी एसिड्स ने कैसे एनर्जी प्रोवाइड की? क्या उन्होंने ग्लाइकोलिसिस के जरिए एनर्जी प्रोवाइड की? आंसर है नो। क्या उन्होंने पायरुवेट के जरिए एनर्जी प्रोवाइड की? आंसर है नो। उन्होंने एसिटाइल कोए के अंदर उनकी कन्वर्जन होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लिसरॉल वाला पोर्शन। अब ये जो ग्लिसरॉल है इसका क्या बनेगा? ठीक है, याद रखें आपके पास एक रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन वैसे आपकी बुक्स के अंदर नहीं है, आपके सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, ये आप आगे हायर लेवल्स पे पढ़ेंगे कि ग्लिसरॉल को सबसे पहले बनाया जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, आपके पास एक एटीपी इस्तेमाल कर लिया जाएगा और आपके पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना लिया जाएगा। इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की फिर क्या होगी? ऑक्सीडेशन, और ये बन जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा, उसको हम आइसोमेरिज्म के जरिए ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप में से कुछ बच्चे इस बात के लिए इंटरेस्टेड हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है एक्चुअली में, ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? सपोज आपके पास ये ग्लिसरॉल है, ठीक है। आपने क्या किया? आपने सबसे पहले एक एटीपी का इस्तेमाल किया, एटीपी आया और उसको एडीपी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या किया? आपने उसके कार्बन नंबर 3 पे बेसिकली, ठीक है, फॉस्फेट लगा दिया। इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, इसको 3 कह लें, ये बन गया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है ना। एंजाइम होगा ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल काइनेज, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि काइनेजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो फॉस्फेट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसकी होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे होगी? अगर मैं इमेजिन करता हूं कि ये आपके पास ग्लिसरॉल है, इसका अलग से प्रॉपर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं हाइड्रोजन ऐड करके, ओके। अब यहाँ पे NAD आएगा, NAD आएगा, NAD+, और वो बन के चला जाएगा NADH2। कैसे? वो एक ये वाला हाइड्रोजन पिक करेगा, इस हाइड्रोजन को पिक कर लिया उसने, और उसने एक ये वाला हाइड्रोजन इसको पिक कर लिया। ये दो हाइड्रोजन जब उसने पिक कर लिए, वो तो अपने हाइड्रोजन लेके चला गया, ठीक है। बाकी हमारे पास जो स्ट्रक्चर बच गया, बाकी हमारे पास जो स्ट्रक्चर बच जाता है, दैट वुड बी डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट। गौर करें जरा, फॉस्फेट लगा हुआ है आपके पास, कीटोन ग्रुप है, और उसी तरह से आपके पास डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आपको बनते हुए दिख रहा है। और इसी डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट को हम फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमने बनाया है, ठीक है ना, इसका हमें क्या इस्तेमाल हम इसका कर सकते हैं? मैंने जो इतनी बात लंबी बात की, उसको समझाने का मकसद क्या है? उसको समझाने का मकसद ये है कि ग्लिसरॉल जो है वो मेटाबॉलिज्म को ज्वाइन करता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लेवल पे, ठीक है। ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लेवल पे क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो आपके पास लिपिड कंपोनेंट भी हो गया, शुगर कंपोनेंट भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन कंपोनेंट की, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, ये मेरे पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है। प्रोटीन आपको पता है कि अमाइनो एसिड से मिलके बनी है, ठीक है, COOH अमाइनो ग्रुप। नाउ आपके पास इस प्रोटीन की जाएगी डीएमाइनेशन, इस प्रोटीन की जाएगी डीएमाइनेशन, यानी इससे इसका अमाइनो ग्रुप निकाल लिया जाएगा। वो जो अमाइनो ग्रुप निकलेगा बेसिकली वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो जो अमाइनो ग्रुप निकलता है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अमोनिया। फिर वो अमोनिया जाती है लिवर के पास, लिवर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ऐड करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ऐड करवाता है। आपके पास बेसिकली दो अमोनिया सपोज, ठीक है ना। ये के जरिए यूरिया साइकिल के जरिए इस अमोनिया को हम कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया के अंदर। देखें आपके पास ये एक अमोनिया थी, ये आपके पास एक CO2 का मॉलिक्यूल है, ये आपके पास ये एक
अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। आपने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, यूरिया के अंदर। सो दिस इज बेसिकली यूरिया, ठीक है। साथ में क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। तो ये जो यूरिया साइकिल हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, लिवर के अंदर हो रहा है। तो आपके पास जब भी आप किसी अमाइनो एसिड को तोड़ते हैं ना, मैंने सपोज एक अमाइनो एसिड को तोड़ा, मैंने दो को तोड़ा, मैंने तीन को तोड़ा, तो उनसे जो नाइट्रोजन हासिल होता है बेसिकली अमाइनो ग्रुप की फॉर्म में, वो हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, और हम आगे उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रख लेना है, ठीक है। अब बाकी कार्बन स्केलेटन जो आपके पास बचता है, दिस इज द रिमेनिंग स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन। इसका आप क्या करते हैं, इसके तीन यूजेस हैं, ठीक है। देयर आर थ्री यूजेस। इस कार्बन स्केलेटन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पायरुवेट के अंदर, या तो हम इसको पायरुवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इस कार्बन स्केलेटन को हम एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर सकते हैं, और या इस कार्बन स्केलेटन को हम क्रेब्स साइकिल के किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास सपोज मैंने यहाँ पे एलानीन का जिक्र किया था, तो आपको अगर एलानीन से अमाइनो ग्रुप निकालना पड़े, क्या आपके पास पायरुवेट नहीं बनेगा। तो आंसर है यस, आपके पास पायरुवेट बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास अगर ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, इससे आपको अमाइनो ग्रुप निकालना पड़े, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। फिर उसके बाद आपके पास कुछ अमाइनो एसिड्स होती हैं, जैसे ल्यूसीन है, ठीक है। ल्यूसीन है, ल्यूसीन अमाइनो एसिड से आपको क्या मिलता है, एसिटाइल ग्रुप मिलता है, जिसमें आप कोए ऐड करके एसिटाइल कोए बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि एसिटाइल कोए आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप कुछ अमाइनो एसिड्स उनके कार्बन स्केलेटन से पायरुवेट बना सकते हैं, और वो मेटाबॉलिज्म को कहाँ पे ज्वाइन करेगा, पायरुवेट के लेवल पे, ग्लाइकोलिसिस के लेवल पे। यानी ग्लाइकोलिसिस का जो लास्ट स्टेप हो चुका होता है, यानी इस पायरुवेट की क्या होगी, अब ऑक्सीडेशन होगी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होके ये भी क्रेब्स साइकिल को ज्वाइन कर लेगा। देन हम बात करते हैं कुछ अमाइनो एसिड के कार्बन स्केलेटन से हम क्या बना लेते हैं, हम अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि हम क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, हमें कुछ अमाइनो एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारेट मिलता है, कुछ अमाइनो एसिड से हमें सक्सिनाइल कोए मिलता है, कुछ अमाइनो एसिड से हमें फ्यूमारेट का ग्रुप मिलता है, कुछ अमाइनो एसिड्स हमें ऑक्सैलो एसीटेट का ग्रुप देती हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स हमें एसिटाइल कोए दे देती हैं, ठीक है ना। तो आपके पास प्रोटीन्स ने मेटाबॉलिज्म को किस लेवल पे ज्वाइन किया, पायरुवेट के लेवल पे ज्वाइन किया, ठीक है। एसिटाइल कोए के लेवल पे ज्वाइन किया, क्रेब्स साइकिल के डायरेक्टली इंटरमीडिएट के तौर पे भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट लेवल्स पे किस तरह से मेटाबॉलिज्म को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इन दी वेरी लास्ट हम इसकी एक समरी लिख देते हैं। इसकी समरी क्या है कि आपके पास सपोज ग्लाइकोजन थी, या आपके पास स्टार्च थी, आपने उसको कन्वर्ट किया ग्लूकोज के अंदर, किस प्रोसेस के जरिए, हाइड्रोलिसिस के जरिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप ग्लूकोज से बनाएंगे पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट से आप क्या करेंगे, आप बना लेंगे एसिटाइल एसिटाइल कोए, ठीक है। देन आप बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड से आप क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, एसिटाइल कोए के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए, और ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होके उस लेवल पे ज्वाइन कर जाती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स प्रोटियोलाइसिस के जरिए अमाइनो एसिड्स बनाएंगी। उन अमाइनो एसिड से हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक कार्बन कंपोनेंट मिलेगा और एक आपके पास अमोनिया कंपोनेंट, अमाइनो कंपोनेंट यानी नाइट्रोजन कंपोनेंट मिलेगा। इसको हम भेज देंगे लिवर के पास ताकि यूरिया में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अमोनिया आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है, ठीक है। इसको आप अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, तो इसको यूरिया में हम कन्वर्ट कर देते हैं। और जो कार्बन स्केलेटन है वो आपके पास एसिटाइल कोए के लेवल पे भी ज्वाइन कर सकता है, वो आपके पास पायरुवेट के लेवल से होते हुए एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो सकता है,
ठीक है, या वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में भी जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एक छोटी सी सिमिलैरिटी देखें कि चाहे आपके पास लिपिड्स हो, चाहे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे आपके पास प्रोटीन्स हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, उसका कोई ना कोई कंपोनेंट जो है, उससे मिलने वाला कोई ना कोई कंपोनेंट जो है, वो कहाँ पे आके कन्वर्ज हो रहा है, सारे के सारे कहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, एसिटाइल कोए पे कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एसिटाइल कोए इज अ यूनिवर्सल इंटरमीडिएट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसकी रीजन ये है कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कार्ब्स हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो लिपिड्स हैं, इन सब ने कहाँ पे कन्वर्ज होना होता है, अल्टीमेटली इन सब से हमें एसिटाइल कोए मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास सारी की सारी इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म थी। अच्छा जी, तो हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है ना। जो मैंने आपको अभी ऊपर सारी बातें बताई हैं ना, जो आपको मैंने प्रोटीन के बारे में बातें बताई हैं, जो लिपिड्स के बारे में बातें बताई हैं, ये सारी आपके बुक का हिस्सा है, ठीक है ना। आपको ये डायरेक्टली बुक के अंदर लिखी हुई शायद ना मिले, ठीक है ना, लेकिन आपको इनके बारे में लाइंस मिल जाएंगी जो कि इनकी तरफ इशारा देती हैं, हिंट देती हैं। जैसे कि आपकी बुक में एक लाइन है कि व्हेन द प्रोटीन इज डिस्ट्रॉयड एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, और फिर उस अमाइनो एसिड से हम क्या करते हैं, उनको उसको मेटाबॉलिज्म की तरफ भेजते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द आर चेन ऑफ द अमाइनो एसिड, ठीक है, वो आर चेन पे डिपेंड करते हुए या तो उस अमाइनो एसिड से हम क्या कर लेंगे, उसको ग्लाइकोलिसिस की तरफ भेज देंगे यानी पायरुवेट के लेवल पे, या उसको हम क्रेब्स साइकिल की तरफ भेज देंगे, एसिटाइल को ये बना के अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना के सब कुछ। तो जो चीजें भी मैंने आप यहाँ पे आपको बताई हैं, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस वजह से हैं कि उनको डिफरेंट आप कह सकते हैं तरीकों से लिखा गया आपके बुक के अंदर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पढ़ लेते हैं। आपने यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को कहाँ कहाँ पढ़ा है? एक तो आपने इसको पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, दूसरा आपने इसको कहाँ पढ़ा है, आपने पढ़ा है केल्विन साइकिल के अंदर, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस किस चीज का एक स्टेप है, तो वो है रिस्पायरेशन का स्टेप। केल्विन साइकिल किस चीज का स्टेप है, ये स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फोटोसिंथेसिस में भी आ रहा है और रिस्पायरेशन में भी आ रहा है। कैसे? आपको पता है कि आपने ग्लूकोज से G3P बनाया, ये कहानी होगी आपकी ग्लाइकोलिसिस की, रिस्पायरेशन की। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है, उसको कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 13 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है ना, 13 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। फिर 13 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से आपके पास बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम G3P कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो G3P होता है ना, केल्विन साइकिल से हमें जो आउटपुट मिलती है बेसिकली, हमें एक G3P एक केल्विन साइकिल से मिलता है। तो जब हम दो G3P चलाते हैं, हमें दो केल्विन साइकिल चलाते हैं, हमें दो G3P मिलते हैं। तो ये जो दो G3P होते हैं, हम इनको फिर क्या करते हैं, इनका आपने एक G3P को G3P रहने देना है। आप सपोज करें आप दूसरे G3P को कन्वर्ट कर देते हैं आइसोमेरिज्म के जरिए डाईहाइड्रोक्सी कीटोन फॉस्फेट में। अब इन दोनों को अगर आप मिलाएं, तो आपके पास क्या बनता है? आपके पास बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्या ये आपने कहीं पढ़ा हुआ है? यही रिएक्शन तो आपने पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, लेकिन रिवर्स में पढ़ा है। अब इस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से आप क्या बनाते हैं, आप फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेते हैं। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को आप कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अल्टीमेटली आप क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। यहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस पूरी हो जाती है, यहाँ पे आपके प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बना लेते हैं। तो आपके पास इस मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस के हवाले से भी है, रिस्पायरेशन के हवाले से भी है, ठीक है ना। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो G3P पे कन्वर्ज होते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स बाकी इंटरमीडिएट्स पे कन्वर्ज होते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको इस लेक्चर से बेनिफिट हासिल हुआ है तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।